हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 12 का आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मानव जनन। अब मानव जनन में क्या होता है कि आपने देखा था कि मानव जनन की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि प्रत्येक जीव पृथ्वी पर अनेकों जीव हैं, लाखों जीव हैं, और सभी जीव की एक प्राकृतिक क्षमता होती है कि प्रत्येक जीव अपने वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहता है और अपने वंश की परंपरा को बनाए रखने की जो जीवों की प्रवृत्ति होती है, इसे ही जनन कहते हैं। और मानव की यही क्षमता मानव जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव जनन कहलाती है। अब मानव जनन की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार से पूर्ण होती है? तो मानव जनन की जो सबसे पहली प्रक्रिया है, सबसे प्रथम प्रक्रिया है, वह है युग्मक जनन, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यानी अंग्रेजी में अगर कहा जाए, इसके लिए एक शब्द दिया जाए तो इसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अर्थात गैमेट्स के निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक क्या होते हैं? युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण कौन सा होता है? इसका सबसे पहला जो प्रथम चरण होता है उसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन को अंग्रेजी में स्टूडेंट्स कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण। अब युग्मक जनन का जो द्वितीय चरण है उसे हम कहते हैं अंडाणु जनन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अंडाणु जनन कहते हैं। और अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसको स्टूडेंट्स कहा जाता है oogenesis। क्या कहा जाता है? oogenesis कहा जाता है। तो कल आपने पढ़ा था, यानी oogenesis का अर्थ होता है अंडाणु का निर्माण। अब ये कल यहाँ तक आपने पढ़ लिया था कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को अंडाणु जनन। अब आपके सामने स्टूडेंट्स एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो ये चित्र मानव जनन तंत्र का है। किसका चित्र है? मानव जनन तंत्र का। यानी मानव जनन के अंतर्गत हम सबसे पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्थात मानव में, नर में अर्थात पुरुष में पाए जाने वाले जो जननांग होते हैं वो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन जननांगों से मिलकर के बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स आपको यह भी ध्यान देना है कि कौन से प्रमुख अंग होते हैं और कौन से सहायक जननांग होते हैं। अब इसको स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से देना है, देखना है। क्यों? क्योंकि इसको परीक्षा में की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एट द व्यू पॉइंट ऑफ नीट एग्जाम, जो स्टूडेंट्स इस वर्ष नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो नर जनन तंत्र का अंग होता है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं वृषण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है, जिसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्क्रोटल सैक कहा जाता है। और स्क्रोटल सैक क्या होता है कि मनुष्य में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, और वो जिस वृषण जिस थैली में स्थित होते हैं उसी थैली को हम वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। अब इस स्क्रोटल सैक में, वृषण कोश झिल्ली में जो संरचना, अब वृषण कोश झिल्ली का तापमान कार्य क्या है? सवाल ये उठता है कि वृषण कोश झिल्ली का कार्य क्या है? वृषण कोश झिल्ली का कार्य है कि वृषणों को सुरक्षित रखना और उसके तापमान को नियंत्रित बनाए रखना स्टूडेंट्स। दूसरा जो सबसे प्रमुख अंग होता है उसको हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। और वृषण को स्टूडेंट्स कहा जाता है टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिस कहा जाता है। और ये मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं जो शरीर से बाहर, जैसा आपको पहली हेडिंग में बताया गया, वृषण कोश थैली। वृषण कोश थैली में
दोनों वृषण स्थित होते हैं। बीच में एक पट होती है, दीवार होती है जो दोनों वृषण को आपस में बांटती है। बाईं तरफ बायां वृषण और दाईं तरफ दायां वृषण जो दोनों जंघाओं के बीच में स्थित होते हैं, शरीर से बाहर स्थित होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स कि ये शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं। शरीर से बाहर स्टूडेंट्स ये इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये उदर गुहा के अंदर स्थित होते वृषण, तो इनमें बनने वाले शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका जो स्थान है वो शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर रहने के कारण इनके अंदर बनने वाले जो शुक्राणु होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए इनको हम वृषण कहते हैं। और ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े संरचना होती है और ये वृषण कोश थैली के अंदर बंद गुलाबी रंग की संरचनाएं होती हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि वृषण के बाद कौन कौन से सहायक जनन अंग पाए जाते हैं। तो सहायक जनन अंग में जो सबसे पहला अंग पाया जाता है उसको हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और अभी आपने देखा कि ये वृषण कोश थैली थी और वृषण कोश थैली में दोनों वृषण, ये लेफ्ट टेस्टिस, ये राइट टेस्टिस, दोनों इसके अंदर बंद होते हैं। अब ये जो अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, ये कुंडलित संरचना होती है, मोड़ी हुई संरचना होती है। ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये संरचना लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम एपिडिडाइमिस या अधिवृषण कहते हैं और ये वृषण कोश के ऊपर स्थित होती है। स्टूडेंट्स, तीसरा जो सबसे मुख्य सहायक जनन अंग होता है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्रवाहिनी नलिका, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। शुक्रवाहिनी नलिका जो होती है स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय थैली है और मूत्राशय थैली से निकल करके एक कुंडलित लंबी संरचना है जिसे हम वासा डिफरेंशिया या शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है कि ये वृषण में बने शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करती है, इसीलिए इसको हम शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शुक्र माने शुक्राणु, वाहिनी माने ले जाने वाली, कैरियर, शुक्राणुओं को ले जाने वाली जो नलिका रूपी संरचना पाई जाती है उसको स्टूडेंट्स हम शुक्रवाहिनी नलिका या वासा डिफरेंशिया कहते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है, सहायक जनन अंग पाया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स शुक्राशय। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? शुक्राशय कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेमिनल वेसाइकिल कहा जाता है। सेमिनल वेसाइकिल कहा जाता है। और सेमिनल वेसाइकिल जो होता है स्टूडेंट्स, ये सहायक जनन अंग होता है। और सेमिनल वेसाइकिल आप देख रहे हैं कि मूत्राशय थैली के ऊपर निकल करके जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है उससे एक छोटी घुंडी नुमा संरचना निकलती है जिसको हम सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं। और ये मूत्र मार्ग और शुक्राणुओं के साथ पहुंच करके मूत्र मार्ग तक पहुंच जाता है, तो इसको हम शुक्राशय कहते हैं। अगला होता है स्खलन वाहिनी नलिका। स्खलन वाहिनी नलिका क्या होती है स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। स्खलन वाहिनी नलिका, स्खलन वाहिनी नलिका कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसको हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। और ये इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है, ये आप देख रहे हैं कि ये कहाँ स्थित होती है। इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है स्टूडेंट्स, ये इजाकुलेटरी डक्ट आपकी, ये आप देख रहे हैं यूरेथ्रा मूत्र मार्ग है और मूत्र मार्ग से यहाँ से निकलकर जो चलने वाली नली रूपी संरचना होती है इसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजाकुलेटरी डक्ट का काम क्या होता है? इजाकुलेटरी डक्ट का प्रमुख कार्य होता है, ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और इसका जो
द्वार होता है वो मूत्र मार्ग में खुलता है। इसका जो अंतिम सिरा होता है वो मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाता है स्खलन नलिका। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वीर्य को स्खलित करने का कार्य करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो प्रमुख सहायक जनन अंग है उसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। और यूरेथ्रा जो होता है वो सबसे प्रमुख सहायक जनन अंग होता है और ये मूत्राशय से निकलकर स्खलन नलिका से मिलता है। ये यहाँ पे आप मूत्राशय थैली देख रहे हैं, मूत्राशय थैली से निकल करके स्खलन नलिका से मिलता है और स्खलन नलिका से जनन वाहिनी नलिका बनाता है। जनन वाहिनी नलिका से सीधे आकर के ये देख रहे हैं आप वृषण कोश के ऊपर आकर के मिल जाता है, तो इसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। और इसके बाद जो प्रमुख जननांग है वो शिश्न होता है, जिसको हम स्टूडेंट्स पेनिस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये प्रमुख बाह्य जनन अंग होता है, नर में पाया जाने वाला, और मूत्र मार्ग द्वारा ही आकर के यहाँ पर वीर्य स्खलित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रमुख जननांगों से बना होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है स्टूडेंट्स की नर जनन तंत्र में कुछ सहायक जनन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली जो ग्रंथि होती है उसको स्टूडेंट्स कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है एक प्रकार की ग्रंथि होती है और ये वयस्कों में लगभग 40 साल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अधर तल पर स्थित होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है अम्लीयता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि ये अम्लीयता को नष्ट करता है, यानी स्पर्म के जो वीर्य होता है वीर्य के पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है। और जब इसकी निष्क्रियता हो जाती है, यानी ये पीएच को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी संक्रमित हो जाती है। और ये लगभग जो है जनरली सामान्य तौर पर क्या होता है 40 साल के बाद इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना पड़ता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है, सहायक ग्रंथि होती है स्टूडेंट्स, उसको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि कहते हैं। काउपर ग्रंथि क्या होती है स्टूडेंट्स, काउपर ग्रंथि को भी आपको यहाँ मैं बताता हूँ कि काउपर ग्रंथि जो होती है इनकी संख्या 2 होती है और मूत्र मार्ग के बाएं तथा दाएं प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती हैं। काउपर ग्रंथियां जो होती हैं वो मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित होती हैं और मैथुन के समय संभोग को सुगम बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काउपर ग्रंथियां भी जो है मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करती हैं। तीसरी जो सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको हम पेरिनियल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिनियल ग्रंथि कहते हैं। पेरिनियल ग्रंथि क्या होती हैं, ये स्टूडेंट्स आपको समझना है कि पेरिनियल ग्रंथि क्या होती हैं। पेरिनियल ग्रंथि जो होती हैं वो मलाशय के पास स्थित होती हैं, यानी जहाँ पर हमारा रेक्टम होता है, जहाँ पर हमारा रेक्टम होता है वहाँ पर स्थित होती हैं। और पेरिनियल ग्रंथियाँ जो हैं ये गंधयुक्त रसायन स्रावित करती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पेरिनियल ग्रंथियाँ जो होती हैं ये फिरोमोन्स को स्रावित करती हैं जो विपरीत सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती हैं। एक विशेष प्रकार की वीर्य में महक होती है, गंध होती है, तो जो काम होता है पेरिनियल ग्रंथियों का। स्टूडेंट्स अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा मानव जनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र किन किन अंगों से बना होता है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वृषण कोश होते हैं, दूसरे फिर वृषण, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनी नलिका, फिर शुक्राशय, फिर स्खलन वाहिनी नलिका, फिर मूत्र मार्ग, फिर शिश्न, फिर सहायक जनन ग्रंथियां। और सहायक जनन ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथि। ये आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है ये नर के यानी मनुष्य के प्रमुख जननांग हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज आपका ये
टॉपिक कंप्लीट होता है। और कल के वीडियो के लिए आप लगातार हमारे वेबसाइट पर देखते रहें। ओके स्टूडेंट्स।